नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हमने अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका के लगभग काफी सारे चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि हमारे हाफ ईयरली से भी ज्यादा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का। आज हम अपनी वितान पाठ्य पुस्तिका लेंगे, वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2, जिसका हम पाठ 2 लेंगे। पाठ 1 सिल्वर वेडिंग जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था, और अगर उस पाठ में किसी को भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, पाठ को दोबारा समझना है, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर अगर करने हैं, तो आप हमें अपनी समस्याएं, अपने सुझाव जो हैं भेज सकते हैं, बता सकते हैं। और आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका में अभी तक जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं, उनमें किसी को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, तो वो समस्याएं भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपके गद्यांश आते हैं, पठित गद्यांश आते हैं या काव्यांश आते हैं, कई बार बच्चे उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पाठ का नाम, लेखक का नाम या भावार्थ समझ में नहीं आता, तो कई बार गलतियां कर जाते हैं। तो इससे आप बचने के लिए हम आपको उन चैप्टर्स को रिवाइज भी करवा सकते हैं जिनको आपको लगता है कि आपको सही से वो चैप्टर समझ नहीं आए हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अपनी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2, जिसका पाठ 2 यानी कि द्वितीय पाठ हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जूझ। और यहाँ पर ये जो चैप्टर लिखा गया है, ये आनंद यादव जी द्वारा लिखा गया है, यानी कि इसके लेखक आनंद यादव जी हैं। और जैसे कि इस पाठ का नाम है जूझ, तो इस पाठ को आनंद यादव जी द्वारा एक आत्मकथा के रूप में लिखा है, यानी कि उन्होंने अपनी ही जीवन की कहानी को इसमें लिखा है कि किस तरह से उन्हें पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, मतलब कितनी अलग अलग परिस्थितियों से जूझना पड़ा। क्योंकि देखिए, एक तरह से पहले के टाइम में कई लोगों की, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते थे, वहां की मानसिकता होती थी कि पढ़ लिख कर आखिर करना क्या है। काम तो यही करना है, खेती बाड़ी करनी है, खेतों में पानी लगाना है, गायों को चारा देना है, गायों को चराना है, या और बाकी के जो घर के घरेलू काम होते हैं। तो उस समय पर उन्हें, क्योंकि उन्हें पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट था, उन्हें कविताएं लिखने में इंटरेस्ट था, तो कैसे पढ़ाई करने के लिए, कैसे पढ़ने के लिए उन्हें कितनी अलग अलग परिस्थितियों से जूझना पड़ा, उसी कारण उन्होंने इस चैप्टर का नाम लिखा है जूझ। तो एक तरह से ये कहानी पूरी उन्हीं की आत्मकथा के तौर पर, अपनी ही कहानी के रूप में उन्होंने यहाँ पर इस पाठ को लिखा है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा एक तरह से हमें शिक्षा देने वाला भी है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा चैप्टर है जूझ, जो कि हमारी वितान पाठ्य पुस्तिका, यानी कि जो हमारी दूसरी पाठ्य पुस्तिका है हिंदी की। सबसे पहली पाठ्य पुस्तिका है आरोह और दूसरी है वितान। वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 2 पाठ 2 हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जूझ। लेखक का नाम है आनंद यादव। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार आपको पाठ और पाठ के लेखक का नाम भी पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेखक का जो परिचय है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जीवन परिचय इस प्रकार है। आनंद यादव जी का जो जन्म है वो 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आनंद यादव जी का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव था। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है, और इन्होंने मराठी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर यानी कि एक तरह से मास्टर डिग्री इन्होंने हासिल की। ये बहुत समय तक पुणे के एक विश्वविद्यालय के मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इन्होंने अभी तक अपनी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं। इन्होंने उपन्यास, कविता, समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन कार्य किया। काफी सारे उपन्यास, कविताएं, समालोचनात्मक
विधाओं में इन्होंने अपनी अलग अलग रचनाएं लिखी। इनकी नटरंग पुस्तक बहुत ज्यादा चर्चित रही और जूझ उपन्यास के लिए इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। जूझ, इनकी जो ये एक तरह से उपन्यास है, इनका जूझ, इसके लिए इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इस तरह से लेखक का जीवन परिचय हमने यहाँ पर पढ़ा, छोटा सा जीवन परिचय था। पाठ का सारांश, अब हम पाठ के सार को पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ते हैं, काफी लेंदी हमारा ये चैप्टर है, काफी कुछ चीजें यहाँ पर दी गई है, तो आप वहां से इसे भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर पाठ का जो सार है केवल उसको पढ़ेंगे, और क्योंकि काफी चीजें हैं यहाँ पर समझने के लिए, शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। यह अंश लेखक के बहुचर्चित आत्मकथ्यात्मक उपन्यास का है। लेखक का जो सबसे ज्यादा चर्चित आत्मकथ्यात्मक उपन्यास रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर आत्मकथा के रूप में लिखा गया है। जूझ यानी कि अपनी ही आत्मकथा को कहानी के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। तो उसी उपन्यास का एक चर्चित ये लेख यहाँ पर दिया गया है। यह किशोर और देखे हुए भोगे हुए, यह एक किशोर के देखे हुए भोगे हुए गंवाई जीवन के खुरदुरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय जीवन गाथा है। यानी कि एक किशोर जिसकी आयु 12 से 15 वर्ष की है, उसके भोगे हुए गंवाई जीवन यानी कि ग्रामीण जो उसका जीवन है, एक तरह से गांव का जो उसका जीवन है, जहां पर उसने हर तरह के काम किए हैं, यहाँ तक कि गोबर के उपले बनाए हैं, गायों को चराया है, खेतों में पानी लगाया है, खेतों में खुदाई की है। तो हर तरह का उसका जो एक तरह से गंवाई जीवन है, उसके खुरदुरे यथार्थ, खुरदुरे यानी कि बहुत ही अच्छा उनके लिए अपना वो बचपन नहीं रहा था, अपना वो किशोरावस्था अपनी नहीं रही थी। और यथार्थ यानी कि उस खुरदुरी सच्चाई और उसके रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय गाथा, कैसे उन्होंने अपना परिवेश किया इसमें। और इस आत्मकथ्यात्मक उपन्यास में जीवन की मर्म स्पर्शी पीई अतः व्रत अलमत निर्वाणाध्य ग्राम्य समाज, जो एक तरह से बन रहा है अभी ऐसा समाज, और लते जूते किसान मिष्ठों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है ये। इस अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा धीरे धीरे कैसे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है। यानी कि ये जो अंश यहाँ पर दिया गया है आत्मकथा का, इसमें पढ़ने की जो लालसा है, एक किशोर की पढ़ने की जो लालसा है, कैसे वो लालसा धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते हुए कदमों की आकुल आहट आपको सुनाती है, वो आप देखिए। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया और खेती के काम में लगा दिया था। लेखक के पिता ने पाठशाला जाने से उन्हें रोक दिया था, यानी कि उनको बिल्कुल भी मन नहीं था कि उनका बच्चा जो है पाठशाला में जाए, वहां पर पढ़ाई करे। वो कहते थे कि इतनी हमारी खेती बाड़ी है, तुम इसमें मदद करो, तुम यहाँ पर काम करो। तो लेकिन जो बच्चा था, लेखक थे, उनका मन जो है पाठशाला जाने के लिए तड़पता रहता था, परंतु उनके मन में उनके पास अपने पिता से कहने की कुछ भी हिम्मत नहीं थी, और उसे पिटाई का डर भी था। यानी कि बिल्कुल भी पापा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, और साथ ही पिटाई का डर भी था कि अगर पिताजी से कुछ कह दिया और पिताजी ने डांट दिया या पीट दिया तो क्या होगा। उसे विश्वास की खेती से कुछ नहीं मिलने वाला था, यानी कि उसे विश्वास की खेती से कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि क्रमशः इससे मिलने वाला लाभ घट रहा था। पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता था, क्योंकि उसके पिता
को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि अधिक कीमत मिल सके। हालांकि पहले ईख काटने में उसमें रस कम निकलता था। इस वर्ष भी लेखक के पिता ने जल्दी कार्य शुरू कर दिया था। तो देखिए, एक तरह से उन लेखक का जो जीवन है वो पूरी तरह से ग्रामीण जीवन है, जहां पर उनके पास खेत हैं, उनके पास गाय भैंस है, उनके पास घर के जो काम होते हैं वो सभी काम हैं। तो लेखक के पिता को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उनका बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए जाए, उनका बच्चा स्कूल जाए। तो और पर लेखक की भी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने पिताजी से कुछ कह सके, और साथ ही उन्हें पिटाई का डर भी था, यानी कि पिटाई उनकी हो जाएगी। और उसे विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला, यानी कि लेखक को, जैसे कि उसके पिताजी कहते थे कि हमारे लिए हमारी खेती ही सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे गाय भैंस ही सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन लेखक को विश्वास था कहीं ना कहीं मन में कि खेती के से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब धीरे धीरे जो इससे मिलने वाला लाभ था वो अब घट ही रहा था। क्योंकि आप देखते हैं धीरे धीरे जो है जो पहले हमारा पूरा एक तरह से देश था, वो हमारे देश को एक तरह से कृषि प्रधान देश भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ज्यादा भाग में जो है कृषि की जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है समाप्त हो रही हैं, एक तरह से सीमित हो गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर, कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर ही केवल ये कृषि क्षेत्र आपको दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लेखक चाहते हैं कि उनको विश्वास है कि इस खेती से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लाभ जो है वो धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन अगर पढ़ाई कर ली जाएगी तो आगे नौकरी लगेगी तो जरूर कुछ कुछ पैसे आएंगे। और देखिए, गांव में एक कंपटीशन उस वक्त हुआ करता था, खासतौर पर जहां पर ईख की खेती की जाती थी, वहां पर कोल्हू चलाया जाता था, यानी कि जो गन्ना है उससे रस निकाला जाता था, उसके बाद उसको पकाकर उससे गुड़ बनाया जाता था। और ये काम क्योंकि गुड़ जो है देखिए सर्दियों में ही सबसे ज्यादा खाया जाता है, तो ये काम शुरुआत में ही जो सबसे पहले कर लेता था। आपने देखा होगा कि बाजार में कोई भी चीज, कोई भी सब्जी, कोई भी जो चीजें होती हैं वो अगर सीजनल चीजें, अगर मैंगो के टाइम पे मैंगो है, लीची के टाइम पे लीची है, या जो भी चीजें हैं, तो अगर सीजनल जो चीजें हैं वो अगर टाइम से पहले आ जाती हैं तो वो काफी महंगी होती है, मतलब। तो इसी तरह से जो लेखक हैं उनके पिताजी को सबसे पहले गुड़ बेचना था ताकि उनको अधिक पैसे मिल सके। यानी कि जिस तरह से कुछ लोग पहले से ही अपनी तैयारियां कर लेते हैं, तो उनको पिताजी को था कि लोग पहले से ही गुड़ अगर खरीद लेंगे तो उन्हें अधिक पैसा मिलेगा। हालांकि ईख काटने से, क्योंकि ईख अभी कच्ची है, क्योंकि उसके बनने का समय तो होता ही है सर्दियों का, तो हालांकि ईख अभी कच्ची है और उसमें कम रस निकलता है, कच्ची ईख है तो उसमें रस भी कम निकलता है। इस वर्ष भी लेखक के पिता ने कार्य जल्दी शुरू कर दिया, यानी कि ईख काटने का काम जो है जल्दी शुरू कर दिया। अतः ईख पेरने का काम भी सबसे पहले संपन्न हो गया। जब ईख जल्दी काट ली गई थी तो उनको पेरने का काम, यानी कि उनसे रस निकालने का काम भी जल्दी संपन्न हो गया। एक दिन लेखक धूप में कंडे थाप रहे थे, और एक दिन लेखक की जो माँ थी वो धूप में कंडे थाप रही थी और वह बाल्टी में पानी भर भर कर उन्हें दे रहा था। अच्छा मौका देखकर लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की, और माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। लेखक ने सुझाव दिया कि दत्ता राव सरकार से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करें। यानी कि तो लेखक जब एक तरह से वो उनकी माँ जो है कंडे थाप रही थी और उस समय लेखक जो है पानी भर भर कर उन्हें दे रहे थे, तो उस समय लेखक ने अपना सही समय देखा और अपनी माँ से अपनी पढ़ाई की बात की। तो लेखक की माँ ने लाचारी प्रकट की, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा परमिशन नहीं थी कि वो खुद से कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन ले सके। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है।
लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करे। माँ तैयार हो गई। वह बच्चे की तड़पन को समझती थी। अतः रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास गई और उनसे सारी बातें की। तो एक तरह से जो माँ है लेखक की, उन्होंने लेखक का पूरा पूरा साथ दिया। उन्होंने लेखक ने जब कहा कि उन्हें दत्ताजी के पास जाना है और वहीं पर उन्होंने उनसे सीखनी है चीजें, उन्होंने पढ़नी है, तो उन्होंने जाकर सारी बात दत्ताजी के पास जाकर उन्हें बताई। तो उसने यह भी बताया कि वह सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। वह खेती का काम नहीं करता। उसने बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी ताकि वह सारे गांव भर में आजादी के साथ घूमता रहे। यह बात सुनकर देसाई चिढ़ गए। चलते चलते लेखक ने यह भी कहा कि यदि वह अब भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा और इस तरह से उसका साल बच जाएगा, एक साल खराब होने से बच जाएगा। राव ने लेखक से कहा, घर आने पर दादाजी को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर तुम भी आ जाना। माँ बेटे ने राव को सचेत किया कि हमारे आने की बात उसे मत बताना। राव ने उन्हें निर्भय होकर जाने के लिए कहा। रात को दत्ताजी घर पर मालिक नहीं दिखाई दिया। खेत से आने पर इधर भेजना। यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत चला गया। आधे घंटे बाद लेखक ने उन्हें खाने के लिए बुलाया। राव ने लेखक से पूछा, कौन सी कक्षा में पढ़ता है तू रे? लेखक ने बताया कि वह 5वीं में था, पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दत्ता ने मना कर दिया था। उन्हें खेतों में अब पानी लगाने वाला चाहिए था। राव ने दादा से पूछा तो क्या उसने लेखक के कथन को स्वीकार किया? देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई और कहा, कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में तो नहीं है। बीवी बच्चों को खेत में जोतकर खुले सांड की तरह घूमता है तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। यानी कि वो अपने आप खेत में काम ना करके अपने बेटे को वहां पर काम करने के लिए भेजा करते थे, और जबकि इस समय पर उसकी जो आयु थी, उसकी जो उम्र थी, वो पढ़ने लिखने की थी। तो लेखक ने कहा, अब कि तू सवेरे ही पाठशाला जा तथा मन लगाकर पढ़। यदि यह मना करे तो मेरे पास आना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेखक के पिताजी ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया। कंडे बेचना, चारा बेचना, सिनेमा देखना या जुआ खेलना, लेखक व घर के काम पर ध्यान न देना आदि। लेखक ने अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट कर दिया। देसाई ने पूछा कि कभी नापास तो नहीं हुआ? यानी कि अब जब वो यहाँ पर दोबारा अपना फॉर्म भरने के लिए गए हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, तो देखिए देसाई जी जो हैं, वहाँ के प्रिंसिपल जो हैं, वो पूछ रहे हैं कि कभी नापास तो नहीं हुए, यानी कि कभी जीवन में फेल तो नहीं हुए। लेखक के मना करने पर उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। यानी कि देसाई ने जब पूछा कि कभी नापास तो नहीं हुआ, यानी कि कभी आप फेल तो नहीं हुए, और लेखक के मना करने पर उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में उसने रत्नप्पा को समझाया। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी और घर आकर दादा ने लेखक से यह वचन लिया कि दिन निकलते ही खेत पर जाना और वहीं से पाठशाला पहुंचना। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर में बिस्तर रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना और खेतों में ज्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिर रहना होगा। यानी कि बहुत सारी कंडीशंस उनके पिताजी ने रख दी जब वो जा रहे थे पाठशाला। तो काफी सारी उन्होंने यहाँ पर एक तरह से बहुत सारे उन्होंने अपने अलग अलग नियम यहाँ पर रख दिए। और दूसरा, लेखक ने सारी शर्तें जो है स्वीकार कर ली। लेखक ने एक तरह से जितनी भी शर्तें थी वो स्वीकार कर ली। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगे।
कक्षा में 5वीं कक्षा, क्योंकि क्लास 4th तक वो पढ़ चुके थे, अब वो कक्षा 5वीं में जाकर बैठने लगे। लेखक ने एक तरह से शर्तें सभी स्वीकार कर ली थी। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी बच्चे नए थे। वह बाहरी थे, अपरिचित जैसा एक बेंच के सिरे पर कोने में जा बैठा। वह पुरानी किताबों को ही थैले में भर लाया। कक्षा के 7वीं शरारती लड़के ने उन्हें उसका मजाक उड़ाया और उसका गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया। वहां पर जो एक शरारती लड़का था, उसने उसका गमछा उठाया और मास्टर जी की मेज पर रख दिया। फिर उसे सिर पर लपेटकर मास्टर जी की नकल उतारनी शुरू कर दी और धीरे धीरे वहां पर मास्टर जी पहुंच गए। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि लेखक ने उसे सब कुछ बता दिया। बीच की छुट्टी में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। वे उसे तरह तरह से परेशान कर रहे थे। उसका मन उदास हो गया था। उसने माँ से नई टोपी व 2 नाड़ी वाली चड्डी मेलखाऊ रंग की मंगवा ली। धीरे धीरे लड़कों से परिचय कराया। मंत्री नामक मास्टर आए। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, वे लड़कों की पीठ पर घूसा लगाते थे। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वे गणित पढ़ाते थे। तो एक तरह से गणित वाले टीचर का यहाँ पर बताया कि गणित वाले जो टीचर होते हैं वो थोड़ा सा एक तरह से टफ बच्चों के साथ यहाँ पर होते हैं। तो उनके जो गणित वाले जो उनके टीचर थे, वे भले ही छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन वो बच्चों को पीठ में घूसा जरूर लगाते थे। इस तरह से कक्षा में वसंत पाटिल नाम का कमजोर शरीर वाला जो था होशियार लड़का, वह शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया। एक तरह से मास्टर ने उनको कक्षा मॉनिटर बना दिया। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने में लगा रहा। लेखक भी उस तरह से ही पढ़ने में लगा रहा, यानी कि उनके अंदर बिल्कुल भी ऐसा कोई घमंड, ऐसी कोई बात उनके अंदर भी नहीं आई और वो भी पढ़ने में लगे रहे। वह अपनी कॉपी किताब को व्यवस्थित करके रखने लगा। शीघ्र ही वह गणित के होशियारों में हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा कहने लगे। अब उनका मन पाठशाला में लगने लगा। एक तरह से सौदेलकर, यहाँ पर जो स्कूल का नाम है, जो उनके मास्टर थे सौदेलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं ही रम जाते थे, यानी कि जब भी वो किसी भी चैप्टर को पढ़ाते थे तो पढ़ाते वक्त वो उसी में रम जाते थे, उसी में गुम हो जाते थे, खुश हो जाते थे। और सुरीले कंठ से, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से सुरीले कंठ से वे छंद व रसिकता के कारण बहुत ही अच्छे पढ़ाते थे, यानी कि उनको सुरों का ज्ञान था, उनको रस का ज्ञान था। तो वे छंद की रसिकता के कारण उनको एक तरह से पढ़ाते थे अलग अलग तरह से। और उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी, यानी कि उन्हें जो अनेक कविताएं थी वो भी उन्हें याद थी। और ऐसे में वे कविता के साथ ऐसे जुड़े थे कि अभिनय करके भाव बोध कराते थे, यानी कि वे बहुत अच्छे से कविताओं के साथ जुड़े थे और वो उसके लिए ही एक तरह से बहुत अच्छे से वो पढ़ाते थे। उन्होंने मराठी व अंग्रेजी व अनेक कविताओं को छंद और रसिकता के कारण कविताएं याद की थी। वे कविता के साथ जुड़े थे और अभिनय करके भाव बोध कराते थे। अभिनय भी साथ में करते थे और भाव बोध कराते थे और स्वयं भी कविता को रचते थे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अपना यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ेंगे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित थे, पर खेत में पानी लगाते समय या ढोर चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविताएं
गाता था वह उन्हीं की तरह अभिनय करता था। उसी समय से अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा रही हैं। लेखक को महसूस हुआ कि काम को करते हुए पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया है। उसे एकांत अच्छा लगने लगा है। एकांत के कारण वह ऊंचे स्वर में कविता गा सकता है, नृत्य कर सकता है। उसने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की है और वह अभिनय के साथ साथ गाने लगता है और उसके चेहरे पर कविता के भाव आने लगते हैं। मास्टर जी को लेखक का गायन अच्छा लगा और उससे छठी सातवीं कक्षा के बालकों के सामने गवाया। यानी कि मास्टर जी को जो बच्चा था, जो लेखक थे यानी कि छोटी आयु के, उन्हें अच्छा लगा उनका गाना और वो पाठशाला के समारोह में भी उसी से गवाया। अब मास्टर स्वयं कविता रचते थे, यानी कि जो हिंदी के जो मास्टर थे वो स्वयं ही कविता रचते थे। उनके पास मराठी कवियों के अलावा संग्रह भी थे। वे उन कविताओं के संस्मरण भी सुनाते थे, जिस कारण अब वे कवि यानी कि उसे आदमी लगने लगे थे। सौंदेलकर स्वयं कवि थे, यानी कि सौंदेलकर जो थे वो स्वयं ही कवि थे एक तरह से। तो इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उसी की तरह हाड़ मांस और क्रोधी लोभ का मनुष्य है। यानी कि जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति भी यानी कि लोभ, मोह, हाड़ मांस और क्रोध का एक तरह से लोभी है। लेखक को लगा लोभ का मनुष्य होता है, यानी कि लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकते हैं। मास्टर जी के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती, लता और कविता दोनों को ही देखा था। इससे उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर कविता बना सकता था। यानी कि एक तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर ली थी, बहुत सारी चीजें इकट्ठी यहाँ पर कर ली थी और अब वो आराम से अपने आसपास, अपने खेतों में अपनी कविताओं की रचना कर सकते थे। अब एक बार की बात लेखक यहाँ पर बताते हैं कि भैंस चराते चराते वह फसलों और जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह अपने जोर से गुनगुनाने तथा मास्टर को दिखाने, कविता लिखने और कागज व पेंसिल रखने लगा। उनके न होने पर वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंसे की पेट पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। कंठस्थ हो जाने पर उसे पोंछ देता। वह अपनी कविता मास्टर को दिखाता था। कभी कभी वह रात को ही मास्टर के घर पर जाकर कविता लिखता था। यानी कि एक तरह से जब उनके घर वालों ने, उनकी फैमिली वालों ने बिल्कुल मना कर दिया था इस बात को लेकर कि तुम्हें, मतलब एक तरह से तुम्हें लिखना नहीं है, तुम्हें पढ़ना नहीं है, लेकिन मास्टर के घर जाकर वो कविताएं लिखा करते थे। वे उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते थे। यानी कि लेखक को कविता के शास्त्र के बारे में समझाते थे कि वे कैसे उसे छंद, उसे अलंकार, उसे शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते हैं। वे उसे पुस्तकें व कविता संग्रह भी देते हैं। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढेरे सिखाए हैं। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिलती और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगता। शब्दों का महत्व उसकी समझ में आने लगता। तो इस तरह से देखिए हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर शब्दार्थ यहाँ पर करने वाले हैं, कठिन शब्द। तो देखिए यहाँ पर काफी सारे कठिन शब्द आपको दिख सकते हैं जो आपकी ही पाठ्य पुस्तिका से
लिए गए हैं। तो जैसे कि पहला देख रहे हैं आप, गड्ढे में धकेलना यानी कि पतन की ओर लेकर जाना। कोल्हू, गन्ने का रस निकालने का यंत्र। बहुताई यानी कि अत्यधिक। भाव नीचे उतरना यानी कि सस्ता होना। मंदी आना, जन का अर्थ होता है मनुष्य, कड़े का अर्थ होता है पशुओं के गोबर से बने उपले। एक तरह से जो कड़े होते हैं वो जो पशु होते हैं, जैसे गाय है या बछड़ा है, तो उनका जो एक तरह से गोबर होता है, उनसे ऐसे बनाकर, गोल गोल बनाकर उसको दीवार पे थपेला जाता है, तो उसको कहते हैं। एक तरह से यहाँ पर बताया देखिए अलग अलग चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। तड़पन अर्थात पीड़ा, जोत देना अर्थात लगा देना, बाड़ा अर्थात आहता, जीमने खाने, राह देखना इंतजार करना, जिधर बाहर, हजामत बनवाना फटकारना, शेम मेहनत करना, लागत खर्च। देखिए काफी सारे जो आपके यहाँ पर शब्दार्थ हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। जरूर अपनी कॉपी में इन प्रश्नों उत्तरों को लिख लें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि शीर्षक तथा नायक की स्थिति केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को उजागर कीजिए। तो एक तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए, औचित्य यानी कि कितना ज्यादा उचित है इस पाठ का नाम जूझ लिखना। और दूसरा यहाँ पर कहा है कि यह शीर्षक क्या कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है, यानी कि किसी और जगह की यहाँ पर बताया है कि यह शीर्षक तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है। जो भी इस कविता का, कहानी का एक तरह से जो आपका अपठित गद्यांश है, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर जो लेखक हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना होगा। तो इस तरह से शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है। इस पाठ का शीर्षक जूझ पूरे अध्याय में व्याप्त है, यानी कि पूरी की पूरी जो कहानी है उसमें केवल और केवल जूझ शब्द का प्रयोग किया गया है। संघर्ष, इसमें कथानायक आनंद ने पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया था, यानी कि एक तरह से जो कथा नायक हैं आनंद, उन्होंने पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया था। और यह किशोर के देखे और भी भोगे हुए गंवाई जीवन के खुरदुरे यथार्थ व परिवेश को विश्वसनीय ढंग से व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त आनंद की माँ भी अपने स्तर पर संघर्ष करती है, यानी कि उनकी माँ भी अपने तरीके से हेल्प करने की कोशिश करती है। लेखक के संघर्ष में उनकी माँ देसाई और सरकार मराठी व गणित के अध्यापक ने सहयोग दिया, यानी कि लेखक की जो भी ये एक तरह से रोमन जो भाषा है उसको एक तरह से सीखने के लिए हमें यहाँ पर बताया है कि कैसे उन्होंने यहाँ पर उन्होंने संघर्ष किए, और उनकी जो माँ थी देसाई, सरकार मराठी जो थी, गणित के अध्यापक का सहयोग भी उनको रहा। काफी अलग अलग तरीके से सब ने उनकी हेल्प की। अतः यह शीर्षक जो है सर्वथा उपयुक्त है, यानी कि जूझ जो है शीर्षक बिल्कुल सही दिया गया है, बिल्कुल सही, क्योंकि उन्होंने बहुत अलग अलग तरह से मेहनत की। तो दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि ये केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है। तो इस कहानी में कथानायक यानी कि जो कथा को लिख रहे हैं में संघर्ष की प्रवृत्ति है। उनके पिता उनको पाठशाला जाने से मना कर देते थे, इसके लिए बावजूद कथानायक माँ के पक्ष में जाकर देसाई सरकार की सहायता ले लेता है। वह दादा एवं देसाई सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखता है, यानी कि अपने तरीके से वो बात करने की कोशिश करता है, और पाठशाला में भी नए माहौल में ढलने, कविता रचने आदि के लिए संघर्ष करता है। इस प्रकार यह शीर्षक कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है।
तो देखिए काफी सारे इसमें प्रश्न उत्तर हैं और बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपने चैप्टर पहले पढ़ लिया है तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, फिर भी कोशिश कीजिएगा आप इन प्रश्नों के उत्तर देने की। देखिए चैप्टर हमारा यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, पाठ हमने पढ़ लिया है, साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि हमारे आज का सेशन जो है वो यहीं पे समाप्त हो गया है, तो इस चैप्टर को आप घर जाकर एक बार जरूर रिवाइज करें, एक बार जरूर पढ़ें। साथ ही अगर पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करने में अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।